Hello friends, this is Ashby Singh and welcome to Smarter Everyday B.Ed third semester according to कानपुर यूनिवर्सिटी। पेपर 1 आपका चल रहा है, इसकी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। दोनों ही पेपर की दो यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। आपने वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से देख सकते हैं। यूनिट 3 चल रही है, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, सेकेंड पार्ट आज इसका हम लोग करेंगे। ओके, तो इसमें हमने स्कूल का अर्थ वगैरह समझ लिया था और स्कूल की आवश्यकता को समझ लिया था कल, और स्कूल के औपचारिक अनौपचारिक कार्य कंप्लीट हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे विद्यालय और समाज के बीच क्या संबंध है। ठीक है, और अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे पेड नोट्स लेने के लिए आप हमें 9628182649 पर व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। दोनों पेपर की कंप्लीट पीडीएफ की फीस 200 है ओनली। हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, बेहतर तरीके से आप इसी से कंप्लीट कर सकते हैं। विद्यालय और समाज के बीच क्या संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी को समझते हैं। देखिएगा, शिक्षा की व्यवस्था करना वर्तमान में राज्य का उत्तरदायित्व है। किसका उत्तरदायित्व है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य यानी कि स्टेट जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसलिए किसी देश के विद्यालय और समाज के बीच संबंध दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो यह है कि उस देश विशेष का शासन तंत्र कैसा है, दूसरी बात है कि उसके समाज का स्वरूप कैसा है। इन दो बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसको और डीपली समझते हैं हम। यह संबंध जो है हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। और किस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए, भारत में लोकतंत्र शासन प्रणाली है। भारत में कैसी शासन प्रणाली है? लोकतंत्र शासन प्रणाली है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था करना राज्य का काम है। शिक्षा व्यवस्था कौन करता है? राज्य करता है भाई। स्कूल का निर्माण करना है, स्कूल की मरम्मत करवानी है, या उसमें शिक्षा टीचर्स की व्यवस्था करनी है, जो भी समस्याएं हैं उसकी व्यवस्था कौन देखता है? राज्य देखता है। किंतु राज्य इस कार्य में समाज का सहयोग भी चाहता है कि अगर समाज सहयोग करता है तो वो काम बेहतर हो सकता है। समाज अथवा राज्य विद्यालयों की स्थापना इसलिए करता है, समाज हो या राज्य हो, ये विद्यालय की स्थापना इसलिए करते हैं ताकि भावी पीढ़ी जो है वो भविष्य के लिए तैयार हो सके भाई। उसमें बच्चे शिक्षा ग्रहण करके और उनकी आने वाली जो पीढ़ी है वो जो है तैयार हो सके, अच्छी पीढ़ी हो सके। इसके बदले में विद्यालय समाज के बच्चों का वांछित विकास करके उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। भाई विद्यालय का काम ही है बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना। इस प्रकार विद्यालय व्यक्ति और समाज का निर्माण करते हैं। विद्यालय बच्चों की शिक्षा के साथ साथ समाज की निरक्षर प्रौढ़ों की शिक्षा की व्यवस्था भी कर रहे हैं। आजकल जो विद्यालय हैं वो बच्चों की शिक्षा के साथ साथ जो ऐसे लोग समाज में जो प्रौढ़ हो गए हैं, ठीक है, जिनकी उम्र 30 से ऊपर है लगभग, है ना, लेकिन वो निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, तो उनके लिए भी समाज जो विद्यालय हैं वो शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। और सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सहयोग करके नए समाज का निर्माण भी कर रहे हैं। कौन? नए समाज का निर्माण कौन करता है? विद्यालय करता है, क्योंकि वह बच्चों को शिक्षा दे करके बच्चों को भावी पीढ़ी के लिए तैयार करता है। उनको एक जो है कि नए तरीके से प्रिपेयर करता है ताकि एक नए समाज, साफ सुथरे समाज का निर्माण हो सके। समाज विद्यालय से यह अपेक्षा करता है, कौन? समाज। जो समाज है, सोसाइटी है, वह विद्यालय से यह अपेक्षा करता है कि वह बालक में उन गुणों का समावेश करें जिन्हें प्राप्त करके बालक जो है वह समाज की अनेक विविध क्रियाओं में पार्टिसिपेट कर सके, भाग ले, और इससे संबंधों में अधिक मजबूती आएगी। समाज स्वयं को जीवित रखने के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करता है ताकि एक साफ सुंदर समाज बना रहे, और विद्यालय समाज की मांग को पूरा करने की कोशिश भी करता है, स्थिरता प्राप्त करता है। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि विद्यालय और समाज का जो घनिष्ठ संबंध है दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, अगर अच्छा विद्यालय सही तरीके से अगर आप बच्चे का विकास चाहते हैं तो समाज को भी सहयोग करना होगा विद्यालय का। आगे बात करते हैं, देखिएगा, विद्यालय समाज की संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करते हैं। जो विद्यालय है वह समाज की संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करते हैं। जो संस्कृति, जो रीति रिवाज, जो मूल्य, जो आदर्श हमारे पूर्वज हमको दे गए,
वही हम अपनी अगली पीढ़ी को दे करके जाएंगे। इसमें विद्यालय अहम भूमिका निभाता है। वो हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाज, समाज, संस्कृति की रिस्पेक्ट करें और उसके बाद उसको अगली पीढ़ी को वैसे ही ट्रांसफर कर दें। विद्यालय के माध्यम से समाज आधारभूत असामाजिक स्थायित्व प्राप्त करता है और अपनी परंपराएं, मूल्य, विश्वास, अभिवृत्तियां एवं अपेक्षाओं का रख रखाव एवं उन्हें सुरक्षित रखता है। जैसा कि ओटावे कहते हैं कि परिवर्तन का विचार मनुष्य के मस्तिष्क में तब पैदा होता है जब वो अकेला होता है। हम परिवर्तन करेंगे, हम कोई बदलाव लाएंगे, हम चेंजेस लाएंगे। यह विचार हमारे अंदर कब आता है? जब हम कभी अकेले बैठते हैं कि हम ये कर रहे हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें और बेहतर करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं उसमें हम और ज्यादा इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। ये तब आता है जब व्यक्ति अकेला होता है, ऐसा ओटावे कहते हैं। विशिष्ट व्यक्ति नई तकनीकी और नए मूल्यों की खोज अपने समाज के लिए करता है। जो विशेष व्यक्ति होता है वो नई नई टेक्नोलॉजीज का जो इनोवेशन है, जो उसका आविष्कार है, वो कब करता है? अपने मूल्यों की खोज और समाज के लिए करता है। ठीक है, ताकि हम कुछ नया खोज करके समाज को दे पाएं और समाज जो है उसको एक्सेप्ट करे और बेहतर बन पाए। विद्यालय परिसर का प्रारूप यानी कि डिजाइन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की जो बिल्डिंग है उनका डिजाइन कैसा होना चाहिए। विद्यालय परिसर का मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थाओं की कार्यकुशलता में वृद्धि करना है। विद्यालय परिसर का मतलब क्या है? जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके। ठीक है, अगली पीढ़ी वाली संस्था पिछली पीढ़ी वाली संस्था की सक्रिय रूप में सहायता करे, यही इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उदाहरण के रूप में बात करते हैं तो एक विश्वविद्यालय संबंधित डिग्री कॉलेजों की दशा सुधार सकता है। भाई एक विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय से जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आप कहेंगे मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से हूं, लेकिन हम आपके कॉलेज का नाम नहीं जानते। मैं इतना जानता हूं कि आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन आपके कॉलेज का नाम नहीं पता। ठीक है, तो आपका जो विश्वविद्यालय है, जो कानपुर यूनिवर्सिटी है, वो आपके कॉलेज की कंडीशन सुधार सकता है कि हमें इस तरीके से बच्चे चाहिए, हम इस तरीके का प्रैक्टिकल लेंगे, हम कोई घूस नहीं लेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट बच्चों से फेस टू फेस बात करेंगे। अगर वो अच्छे हैं, जिस तरीके से वो आंसर देते हैं, हम उतने ही नंबर उनको देंगे, हम उनको ज्यादा नंबर नहीं देंगे। तो कॉलेज क्या करेगा? कॉलेज मेहनत करेगा, अपने बच्चों को उस लेवल पे लाएगा ताकि जो है उसमें घूस वगैरह ना चले। और आप भी मेहनत करेंगे भाई कि जो है कॉलेज ने हमको प्रेशर किया है, दबाव डाला है, और मतलब कॉलेज भी पढ़ाएगा हर एक लेसन प्लान कैसे बनना है, फाइल कैसे बननी है, हर एक चीज को विधिवत तरीके से कॉलेज में समझाया जाएगा। ठीक है, ताकि एग्जामिनर के सामने हमारे स्कूल की बेइज्जती ना हो, ऐसा कॉलेज समझेगा ना, सोचेगा। लेकिन जब जो ऊपर से आते हैं आपका प्रैक्टिकल लेने के लिए, बस आपका नाम वगैरह पूछा, फाइल वगैरह देखी तो देखी, नहीं तो नहीं देखी, अपना जो है फिर प्राचार्य उनसे निपट लेते हैं क्योंकि उनको पैसा वगैरह दे दिया जाता है। तो ये समस्या कौन खत्म कर सकता है? यूनिवर्सिटी खत्म कर सकती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। डिग्री कॉलेज समीपवर्ती माध्यमिक विद्यालयों का मार्गदर्शन करता है। जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं, डिग्री कॉलेज उनकी कंडीशन को सुधार सकता है। माध्यमिक विद्यालय अन्य जूनियर माध्यमिक स्कूलों के सम्मुख आदर्श उपस्थित कर सकता है। माध्यमिक विद्यालय कौन भाई? जूनियर माध्यमिक स्कूलों से बड़ा होता है, तो जो माध्यमिक विद्यालय है वो उनके लिए आदर्श स्थापित कर सकता है। इसी प्रकार एक जूनियर माध्यमिक स्कूल समीपवर्ती प्राथमिक विद्यालयों को पर्याप्त शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार सभी स्तरों के विद्यालयों को उन्नत करने के लिए विद्यालय परिसर सर्वथा उपयोगी है। अब बात करते हैं स्कूल प्लांट की, विद्यालय भवन की। देखिए शाला भवन में निम्नलिखित भवन होने आवश्यक है। पहली बात तो मुख्य शाला भवन एवं इसके अन्य विभिन्न विषयों के विभागीय कक्ष होने चाहिए, पुस्तकालय और वाचनालय होना चाहिए, छात्रावास, खेल के मैदान होने चाहिए। प्रभावी अध्ययन अध्यापन के लिए विद्यालय का भौतिक पर्यावरण इंपॉर्टेंट होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए आगे बात करते हैं। इस दृष्टि से सुरम्य विद्यालय भवन का शैक्षिक पर्यावरण निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। श्रेष्ठ वास्तुशिल्प पर आधारित भवन आवश्यक नहीं महंगे हों, ऐसी जरूरत तो नहीं कि महंगे होने चाहिए भाई। उचित प्रकाश हो, साज सज्जा होनी चाहिए, हरितम लिए, आरामदायक बैठक व्यवस्था हो और उपयोगी सेवाओं, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान स्वतः ही आगंतुकों का जहां ध्यान आकर्षित करते हैं
वहाँ छात्रों और शिक्षकों को भी इस प्रकार के विद्यालय के वातावरण से संतोष की अनुभूति होती है। वह बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, है ना, और थोड़ी साफ सफाई होनी चाहिए, थोड़ी क्या मतलब साफ सफाई भरपूर होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जरूरी नहीं महंगे ही हो। यहाँ अनुभूति छात्रों और शिक्षकों के विद्यालय से लगाव होने को जन्म देती है, जो प्रभावी विद्यालय निष्पत्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय भवन शब्द के अंतर्गत न केवल विद्यालय के कक्षा कक्ष आते हैं, बल्कि खेल के मैदान, फर्नीचर, उपकरण और अन्य व सहायक सामग्री आ जाती है, जो विद्यालय के कार्यों में उपयुक्त होती है। नेक्स्ट वन पॉइंट इस विद्यालय भवन और सुंदरता की बात करते हैं। विद्यालय वस्तुतः एक आदर्श घर होता है। विद्यालय क्या होता है? एक आदर्श घर होता है। यह जितना अधिक सुंदर होगा उतना ही बालक उसके पर्यावरण में रहने के लिए उत्सुक होंगे। घर जितना सुंदर होता है ना, या मतलब आपका विद्यालय जितना सुंदर होता है, बच्चा उसमें उतना ज़्यादा रहने के लिए उत्सुक रहेगा। प्राकृतिक सुंदर वातावरण सबसे अधिक उपयुक्त होता है। एक अच्छे विद्यालय भवन के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी है। क्या है बातें? नंबर 1 तो विद्यालय भवन में एवं इसके आसपास वृक्षारोपण, भाई पेड़ पौधे होने चाहिए, प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए, बहुत ही प्यारा लगता है। विद्यालय भवन के परिक्षेत्र में समतल क्षेत्र को बनाना और मार्ग के दोनों ओर ईंटों की पंक्तियां तथा इनके सफेद रंग से पुताई कितनी सुंदर लगती है। दोनों तरफ ईंटों की पंक्तियां हो, बीच में बढ़िया फ्लावर्स लगे हो, फूलों के पौधे लगे हो, बहुत ही सुंदर लगते हैं। दीवारों की सफेद अथवा ऐसे रंग से पुताई जो सादगी का प्रतीक हो, सबसे सुंदर सफेद ही लगता है। भवन के कमरों को सुंदर चार्ट और चित्रों से अलंकृत कर देना, जैसे कि छोटी क्लास में आपने देखा होगा कि ज़्यादा सा चारों तरफ दीवारों में बड़े बड़े चार्ट पेपर चिपके होते हैं, ताकि बच्चे उनको देख करके समझें, अच्छा लगे, सुंदर लगे। उचित स्थानों पर श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट भी लगाना जरूरी होता है। विद्यालय भवन के निर्माण के प्रकार क्या होते हैं कि जैसे आप ई प्रकार का भवन बना सकते हैं, एच प्रकार का भवन बना सकते हैं, यू आकार का भवन होता है, टी प्रकार के भवन, एल प्रकार के भवन, आई प्रकार का भवन, वाई प्रकार के भवन। ये सभी विद्यालय भवन के प्रकार होते हैं। उनके किस प्रकार के भवन का निर्माण कर रहे हैं। विद्यालय भवन का निर्माण करते समय किस प्रकार के भवन की योजना का चयन किया जाए, यह निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान रखते हुए किया जाना चाहिए। देखिए, छात्रों की संख्या के बेस पे आप क्या कर सकते हैं? विद्यालय भवन का निर्माण कर सकते हैं। जितने छात्रों की संख्या आपके पास है, उसी हिसाब से आप विद्यालय के भवन का निर्माण कीजिए। भवन निर्माण क्षेत्र का धरातल, उसकी स्थिति, भावी विस्तार की संभावना है कि हम भविष्य में कितना उसमें विस्तार कर सकते हैं, उस हिसाब से आप उसको निर्माण कर सकते हैं। विद्यालय भवन के उद्देश्य, विद्यालय के प्रकार के आधार पर आदि, ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हम विद्यालय भवन का निर्माण कर सकते हैं। विद्यालयी वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट। देखिए, स्कूल वातावरण के लिए इसका पर्यायवाची शब्द पर्यावरण का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि वातावरण के लिए हम पर्यावरण का भी यूज करते हैं। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर के बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ या घेरने वाला, आप सभी को पता है। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण वह वस्तु है जो व्यक्ति को चेतन या अचेतन रूप में चारों ओर से ढके या घेरे हुए है, यानी कि जिस चीज ने हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है वही हमारा वातावरण है, वही पर्यावरण है। आगे बात करते हैं, मानव विकास में स्कूल पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। भाई, मानव के डेवलपमेंट में स्कूल का एटमॉस्फेयर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अनुकूल वातावरण में व्यक्ति का स्वाभाविक विकास होता है। जब वातावरण हमारे अनुकूल होता है तो हम उसमें समायोजन कर पाते हैं और हमारा अच्छा विकास होता है। लेकिन जहां हम जिस समाज में हम समायोजन नहीं कर पाते, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, वहां हमारा विकास कुंठित हो जाता है। इस प्रकार सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वातावरण के अंतर्गत वे सभी तत्व सम्मिलित किए जा सकते हैं जो व्यक्ति के जीवन यानी गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक उसके व्यवहार और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इस कारण मनोवैज्ञानिक इसे सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। वातावरण के तत्वों के अंतर्गत वे सभी भौतिक और मनोवैज्ञानिक उद्दीपन आते हैं जिससे प्राणी गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत प्रभावित होता रहता है। परिस्थितियां, ऊर्जा परिवर्तन, वस्तुएं और घटनाएं, वैद्युत झटका और ध्वनि तरंगे, अध्यापक नियंत्रण, मित्रों की प्रार्थना आदि ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं।
भाई कोई भी परिस्थिति है, ऊर्जा परिवर्तन है, कोई भी चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं, व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार वह सब कुछ वातावरण ही है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सभी चीज़ें एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आती हैं जिनका हम पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, जैसा कि जे.एस. रॉस कहते हैं कि वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। सीधी सी बात है भाई, बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित कर रही है। पी. जिसबर्ट कहते हैं कि वातावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु के चारों ओर से घेरे रहता है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। वुडवर्थ कहते हैं कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है, ठीक है, जीवन आरंभ करता है, तो पर्यावरण उसको प्रभावित करता है, वातावरण उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अनेक क्षेत्रों में कार्य किए गए हैं। इनमें विद्यालय पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए कार्य शैक्षिक दक्षता बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यालय पर्यावरण संकल्पना में यह मान्यता है कि जिस तरह व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है और उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति किसी न किसी प्रकार प्रभावित होता है, ठीक उसी प्रकार विद्यालय का भी व्यक्तित्व होता है और विद्यालय के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति या हर बालक पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसी अनुभूति को विद्यालय का वायुमंडल, विद्यालय का टोन, विद्यालय व्यक्तित्व अथवा तथा विद्यालय पर्यावरण कहा गया है। तो विद्यालय पर्यावरण का अर्थ समझ में आया। विद्यालय पर्यावरण को समझने के लिए विद्यालय को एक सामाजिक संगठन की तरह देखना होगा। विद्यालय पर्यावरण को समझने के लिए विद्यालय को एक सामाजिक संगठन, भाई विद्यालय को कहा गया है लघु समाज कहा गया है विद्यालय को। विद्यालय संगठन में मुख्य रूप से नेतृत्व यानी कि प्रधानाध्यापक और कार्य समूह यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी कार्यरत रहते हैं। ब्लूम ने इनकी कार्यकारी दशाओं को संगठनात्मक पर्यावरण कहा है। ब्लूम ने जो विद्यालय संगठन है भाई, मुख्य विद्यालय संगठन में मुख्य रूप से नेतृत्व कौन करता है, प्रधानाध्यापक करते हैं, और कार्य समूह शिक्षक का होता है, विद्यार्थी कार्यरत रहते हैं। ब्लूम ने इनकी कार्यकारी दशाओं को संगठनात्मक पर्यावरण कहा है। ठीक है, अब देखिए स्कूल वातावरण को प्रभावित करने वाले साधारण कारक कौन कौन से हैं, इनको समझते हैं। सिंपल फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल एनवायरनमेंट। फर्स्ट वन पॉइंट, स्कूल वातावरण को प्रभावित करने वाले साधारण कारक। स्कूल में अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया होती है। स्कूल में जो अधिगम है वो एक व्यापक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया की सफलता केवल प्रभावशाली शिक्षण पर ही नहीं बल्कि अनेक सामूहिक कारकों पर निर्भर करती है। शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यवस्तु, स्कूल व्यवस्था, वातावरण इत्यादि से संबंधित अनेक कारक स्कूल स्वरूप और गति के निर्धारक के रूप में उत्तरदायी होते हैं। ये कारक मुख्य रूप से 4 होते हैं। नंबर 1 तो शिक्षार्थी से संबंधित कारक होते हैं, शिक्षक से संबंधित कारक होते हैं, पाठ्यवस्तु से संबंधित कारक होते हैं और अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक होते हैं। दूसरी बात है शिक्षार्थी से संबंधित कारक क्या क्या हो गए। पहली बात शिक्षार्थी से संबंधित कारक जिसमें हमारे कौन आते हैं, बालक। शिक्षार्थी से संबंधित कारक, बालक में बालक किसी भी क्रिया को सीखने का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बालक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार है, इसलिए उसके अभाव में अधिगम की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, जो बालक है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसका बेस कौन है, बालक है, इसलिए उसके अभाव में अधिगम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर बच्चा नहीं होगा तो आप किसको सिखाएंगे। सीखने की इच्छा, बालकों को नया ज्ञान देने से पूर्व यह नितांत आवश्यक है कि उनमें सीखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, क्योंकि ऐसा होने पर विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी बात को सीखने में सफल हो जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, सीखने से पहले बालक का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी नितांत आवश्यक है। बालक बेहतर तरीके से सभी सीख सकता है जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। किसी भी प्रकार की मानसिक विकृति, शारीरिक रुग्णता और मानसिक तनाव का प्रत्यक्ष प्रभाव बालकों के अधिगम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा से सीखने की इच्छा प्रबल हो जाती है। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि बालक को उसका लक्ष्य स्पष्ट कर दिया जाए। ठीक है, सीखने का समय और अवधि, विद्यालय में समय चक्र जो भी टाइम पीरियड बनता है, कौन सा क्लास किस समय तक चलेगा, बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पहले कठिन विषय और बाद में सरल विषय पढ़ाए जाएं, क्योंकि बाद में बच्चा हाफ टाइम के बाद फिर थोड़ा
एनर्जी लो फील करता है तो उसमें कठिन सब्जेक्ट उसको समझ में नहीं आते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग अब यहाँ से जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे शिक्षक से संबंधित कारक। ठीक है, और पेड नोट्स लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पर 9628182649 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।